एबी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत दिल्ली में मुगल गार्डन 13 फरवरी से 21 मार्च तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुगल गार्डन में बुकिंग कराकर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यह गार्डन आम जनता के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोला जाएगा। मुगल गार्डन के अलावा अंगतुक भी राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में भी आम जनता को अनुमति दी जाएगी। अंगतुक भी चेंज ऑफ गार्ड के साक्षी बन सकेंगे। एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन से टिकट खरीदकर गार्डन में प्रवेश करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। यह बुकिंग अग्रिम ऑनलाइन के माध्यम से की जा सकेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच 1 घंटे के साथ अग्रिम बुकिंग स्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अंगतुकों को अंतिम प्रवेश शाम 4 बजे दिया जाएगा। प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम 100 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश के दौरान कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करना होगा, जैसे मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना आदि। प्रवेश बिंदु पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, भारत की जमीन चीन को सौंप दी। हमारे प्रधानमंत्री कायर हैं, जिन्होंने चीन के सामने अपना सर झुका दिया, माथा टेक दिया। मोदी सरकार सेना को धोखा दे रही है। राहुल इन दिनों केंद्र सरकार पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत में विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं को पीछे हटने को लेकर किए गए समझौते पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए समझौते को लेकर संसद में एक बयान दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री पर एक अशोभनीय टिप्पणी कर डाली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने चीन के सामने अपना सर झुका दिया है, माथा टेक दिया है, प्रधानमंत्री के सामने खड़े नहीं हो पाए। जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री पर एक अशोभनीय टिप्पणी कर डाली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने चीन के सामने अपना सर झुका दिया है, माथा टेक दिया है, प्रधानमंत्री चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए और भारत की जमीन चीन को सौंप डाली। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को थमा दी है। चीन को हमारी जमीन प्रधानमंत्री ने सौंप दी है और यही सच्चाई है। आगे राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने आकर ऐसा क्यों नहीं कहा, रक्षा मंत्री के जरिए क्यों कहलवाया। प्रधानमंत्री ने खुद आकर क्यों नहीं कहा कि मैंने भारत की जमीन चीन को सौंप दी है। जो भारत की जमीन में चीन ने कब्जा कर लिया है, उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया, क्यों सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने के लिए कहा गया, इसका जवाब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को देना चाहिए। देश की जमीन की रक्षा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वह ऐसा कैसे करते हैं, ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए कहा, जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी उस दिन मैं भाजपा का दामन थाम लूंगा। भाजपा ही क्यों, मैं उस दिन किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री द्वारा गुलाम नबी आजाद को दिए गए विदाई के भाषण में प्रधानमंत्री काफी भावुक नजर आए थे, जिस पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ मेरे रिश्ते काफी पुराने हैं। हम दोनों एक दूसरे को 90 के दशक से जानते हैं। हम दोनों महासचिव रह चुके हैं और हमने विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व भी किया है। प्रधानमंत्री द्वारा भाषण में भावुक होने पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, इसीलिए हम नहीं रो रहे थे। हम इसलिए रो रहे थे क्योंकि कश्मीर में 2006 में गुजराती पर्यटकों की बस पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला हमें स्मरण हुआ था। उस समय जब प्रधानमंत्री ने घटना का जिक्र किया था तो मैं 14 साल पहले चला गया था जब वह हमला हुआ था और इसलिए मैं खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत 6 राज्यों में 753 गांवों में लोगों को घरौनी का वितरण किया जाना था, जिसके तहत मुख्यमंत्री 11 जिलों में 1001 गाँव में 1.57 लाख ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक देने के संबंध में अभिलेख प्रमाण पत्र देंगे। इसमें सर्वाधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 344 लोगों को पत्र मिलेगा। जब इस योजना का उद्घाटन किया था उस समय 37 जिलों में 81,331 लोगों को घरौनी दी गई थी। आज दूसरे चरण में मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कुछ ग्रामीणों को घरौनी
सौंपेंगे, जिसके पश्चात राजस्व विभाग के प्रदेश अधिकारी 1,57,244 ग्रामीणों को घरौनी पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। घरौनी पत्र मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरित करेंगे। राजस्व सचिव संजय गोयल के अनुसार ग्रामीणों का गांव में घर तो है, लेकिन उनका मालिकाना हक नहीं है। इस योजना के तहत उन्हें मालिकाना हक मिल रहा है। इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी 35 जिलों में सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी में मौजूद सभी घरों को नंबर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं आज लेफ्ट फ्रंट के छात्रों और युवाओं ने कोलकाता के नबन्ना और रोजगार की मांग करते हुए मार्च निकाला। आगामी चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बंगाल में अपनी अपनी सत्ता बचाने और बनाने के लिए आरोप का सिलसिला चल रहा है। कभी ममता बनर्जी किसी काम के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तंज कसती हैं, तो कभी भाजपा ममता बनर्जी की सरकार को तानाशाही सरकार बताती है। तो वहीं कल लेफ्ट फ्रंट के छात्रों ने रोजगार की मांग करते हुए मार्च निकाला था, जिसमें छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई की है और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। इस विरोध प्रदर्शन में वाम दलों और कांग्रेस पार्टी ने 12 घंटे तक बंगाल बंद बुलाया है। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर सड़कों और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन बिमन बोस के अनुसार यह बंद सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सीपीआई के महासचिव सीतारमण येचुरी ने पश्चिम बंगाल में गुरुवार को टीएमसी सरकार पर निशाना साधा और वामपंथी कार्यकर्ताओं के साथ एक मजबूत रणनीति बनाई। सीताराम येचुरी ने कहा, बंगाल के युवा दृढ़ संकल्प वाले हैं, यहाँ रणनीति उन्हें पीछे नहीं धकेल सकती। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विरोध और तेज होगा। बंगाल में बंद बुलाए जाने के बीच सिलीगुड़ी में आज कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। राज्य में वाम मोर्चा द्वारा 12 घंटे के बंद के आह्वान के बीच वीरभूम जिले में दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर कोई असर नहीं नजर आया। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार को कृषि कानून के मुद्दे पर तंज कसने की कोशिश अभी भी बनी हुई है। विपक्षी पार्टी कृषि कानून के मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण के 27वें दिन शाम 7 बजे तक 74,30,866 कोरोना वायरस को कोविड-19 का टीका लगाया गया। देश भर में टीकाकरण अभियान दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ रहा है। 2 स्वदेशी वैक्सीन के दम पर भारत में टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था। अब तक कुल 1,53,799 टीके के सत्रों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 57,90,832 स्वास्थ्य कर्मी और 16,40,034 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी में टीकाकरण अभियान में प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 15,807 कर्मचारियों को टीका लगाए जाने के बाद 12 लोगों को हल्के बुखार और दर्द की शिकायत प्राप्त हुई। हालांकि किसी भी व्यक्ति की हालत गंभीर नहीं हुई। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई है। पिछले 3 दिनों में करीब 53,000 कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। जिलावर स्थित मध्य दिल्ली जिले में कुल 38 केंद्रों में 1803 कर्मचारियों ने टीका लगवाया। पूर्वी दिल्ली में 15 केंद्रों में 1031, नई दिल्ली में 15 केंद्रों पर 1658, उत्तरी जिले में 14 केंद्रों पर 761, उत्तर पूर्वी जिले में 7 केंद्रों पर 1047, उत्तर पश्चिमी जिले में 27 केंद्रों में 1655, दक्षिणी जिले में 32 केंद्रों पर 1810, दक्षिणी पूर्वी जिले में 28 केंद्रों पर 1132 कर्मचारियों को टीका लगाया गया था। ऋषिगंगा में आई बाढ़ में अब तक 36 शव बरामद किए जा चुके हैं, पर अभी भी 168 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में रविवार को 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर फटने की वजह से धंधौली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आ गई थी। हादसे की चपेट में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे करीब 170 श्रमिक आए और सभी लापता हो गए थे। ग्लेशियर फटने से मची तबाही से कई पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट इस बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 168 लापता हैं। डीआईजी, एसडीआरएफ,
वृद्धमम अग्रवाल के अनुसार तपोवन क्षेत्र के पास रैणी गांव के ऊपर पानी जमा होने की संभावना है, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम को स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है और स्थिति का जायजा लेने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई करने की संभावना है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार रैणी गांव के ऊपर झील बनने की सूचना पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। एक छोटी सुरंग में प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा है। जो मौजूदा सुरंग है वो 12 मीटर नीचे है, जहां कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। लापता 204 व्यक्तियों में से 36 शव बरामद किए गए हैं और बाकी लापता लोगों के लिए अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। आपदा के मामले में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यह मुलाकात आयोजित की गई। इस दौरान जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्रों में आ रहे बदलाव पर भी चर्चा की गई है। लापता लोगों की तलाश के लिए नौसेना, कमांडो, जल पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीमें श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील के आसपास तलाश कर रही हैं। ऋषिगंगा में आई बाढ़ से सेना केवल जनहानि हुई है बल्कि पशु हानि भी भारी मात्रा में हुई है। गंगा में आई बाढ़ से न केवल जनहानि हुई है बल्कि पशु हानि भी भारी मात्रा में हुई है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालन आजीविका का बड़ा साधन है। ऐसे में जिन लोगों के पशु बह गए हैं वो काफी परेशान हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई परिवार को करीब 180 बकरियां और पैन गांव के 4 कच्चर लापता हो गए हैं। 7 फरवरी को यह जानवर नदी किनारे चरने के लिए गए थे। झील बनने पर शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। चमोली के जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया के अनुसार झील के सर्वे और उसके रिजर्व के लिए एक्सपर्ट की टीमें गठित कर दी गई हैं। यही टीमें झील का मुआयना करेंगी। 16 जनवरी को भारत में कोविड-19 महामारी के विरुद्ध जंग का आगाज किया गया था। अब तक टीकाकरण अभियान के तहत 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट के मुद्दे पर कहा, यह बजट नए भारत का एक मजबूत भारत के निर्माण और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की उम्मीद को दर्शाता है। हमें ये एक आर्थिक और विनिर्माण बिजली घर बनाने के मार्ग पर स्थापित करेगा। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि कृषि कानून से मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहाँ लिखा है? आगे अनुराग ठाकुर ने कहा, हम भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 22 महीनों में रेल दुर्घटना के कारण किसी भी यात्री की मृत्यु न होने पर कहा, रेल दुर्घटना के कारण अंतिम यात्री की मृत्यु 22 मार्च 2019 को हुई थी। लगभग 22 महीने के दौरान रेल दुर्घटना के कारण हमारे एक भी यात्री की जान नहीं गई है। इसीलिए नए रेलवे पुनर्गठन बोर्ड में भारतीय रेल में पहली बार सुरक्षा महानिदेशक को नामित किया गया है। इसके साथ ही आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर अपने विचार प्रकट करेंगी। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और दंगों को भड़काने वाले अकाउंट्स को केंद्र सरकार की ओर से लगातार दबाव के चलते माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 2 बार अपील के जरिए 1435 खातों को चिन्हित किया था, जिसमें से कंपनी ने 1398 खातों को ब्लॉक कर दिया गया था। 97% अकाउंट्स के ब्लॉक होने के बाद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सचिव अजय प्रकाश सहानी और ट्विटर पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक और जिम बेकर के बीच में बैठक हुई। इस बैठक में सोशल मीडिया कंपनी ने ऐसे उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जिन्हें सरकार ने चिन्हित किया था। केंद्र सरकार ने 1138 अकाउंट के पाकिस्तान और खालिस्तान से जुड़े होने की संभावना जताई थी। इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जिन पे 237 ट्विटर अकाउंट से विवादित हैशटैग चलाया गया था। उनमें से 220 अकाउंट को ब्लॉक किया गया। सूत्रों के अनुसार इसमें कुछ अकाउंट डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम और कारवा मैगजीन के अकाउंट्स फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। कल कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद आज फिर गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,309 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 87 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई। 15,858 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। भारत में अब तक इस महामारी को मात देने वालों की संख्या कुल 1,05,89,230 पहुंच गई है। तो वहीं इस महामारी से अपनी जान गंवाने वालों की संख्या 1,55,447 अब तक भारत में कोरोना के कुल
1,08,80,230 मामले सामने आ चुके हैं। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,35,926 है और 75,05,010 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है।